कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके मास्टर 30 के इस बैच में। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं अभी तक वो सब आपको क्लियर होंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ बच्चे आप लोगों का पहला वीकली टेस्ट भी हो चुका है। उस वीकली टेस्ट में हमारे पास बहुत सारे अच्छे बच्चे भी थे जो टॉपर्स बने। आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस देखे और वो आप लोगों के लिए बहुत इंजॉयबल, एक बहुत ही फन सेशन था। आई होप। तो आज बच्चों हम लोग आ गए हैं वापस अपने बैक टू बेसिक पुरानी स्टोरी पर। पुरानी स्टोरी का मतलब हम लोग करने वाले हैं वापस से कुछ क्वेश्चंस। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, तो बच्चे आज हम लोग करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट 3 टॉपिक्स। तो नेक्स्ट 3 टॉपिक्स कौन से हैं? सबसे पहले बच्चे हम लोग करने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम का एक चैप्टर जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 1 है। फिर हम लोग करेंगे द ब्लैक एरोप्लेन और फिर हम लोग करने वाले हैं टाइगर इन द जू के कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आप सब बच्चे आज के इस लेक्चर के लिए होंगे बिल्कुल रेडी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो जैसा कि आपने देखा टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हिज फर्स्ट फ्लाइट, ब्लैक एरोप्लेन और टाइगर इन द जू आज की क्लास में कवर होने वाला है। और बच्चे जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि मैं क्वेश्चंस आपके लिए कुछ ऐसे लेकर आऊंगी जिनको आप प्रॉपर आंसर्स के फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को पेपर के टाइम पर उन क्वेश्चंस को पढ़ने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को। आई होप आप सब बच्चे रेडी हैं पढ़ने के लिए। तो पहला सवाल बच्चे ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, डू यू सिंपथाइज विद द सीगल? तो कहते हैं क्या आपको सीगल से सहानुभूति है? क्या आप सीगल की जगह होते तो क्या आपको भी सीगल के लिए बुरा लगता? तो पहला ऑप्शन है बच्चे यस आई सिंपथाइज विद द सीगल वाज टू यंग टू फ्लाई। तो बोला ये गया कि सीगल बहुत यंग था उड़ने के लिए। नहीं, उड़ना उनका काम है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, यस आई सिंपथाइज विद द सीगल, इट इज नॉट इजी टू ओवरकम योर फियर्स, द सीगल्स हंग्री एंड फेल्ट दैट हिज फैमिली हैड अबैंडन्ड हिम। वो कहते हैं यस मैं उसके साथ सिंपथाइज करता हूं, क्योंकि अपने डर पे काबू पाना इतनी आसान चीज नहीं है। सीगल भूखा था और उसकी फैमिली ने क्योंकि उसको अकेला छोड़ दिया था, तो इसीलिए मैं उसके साथ सिंपथाइज करता हूं, मेरे को बुरा लग रहा है उसके लिए। चलिए ये ऑप्शन को हम मान के चलते हैं, उसकी फैमिली ने उसको अकेला छोड़ दिया था, ये हम मान के चल सकते हैं, करेक्ट आंसर हो सकता है। एक बार इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तीसरा, आई डोंट सिंपथाइज विद द सीगल आर मेंट टू फ्लाई, देयर वाज नो रीजन टू बी अफ्रेड। ये थोड़ा रूड हो जाता है कि भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो उड़ना ही था लेकिन वो उड़ा नहीं। लास्ट ऑप्शन, आई डोंट सिंपथाइज विद द सीगल, इट वाज सिली ऑफ हिम नॉट टू फॉलो हिज फैमिली। तो इट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि आप अपनी फैमिली को फॉलो करो, ठीक है। अगर हम भी सीगल की जगह होते तो हम भी काफी यंग हैं, है ना, तो यानी हम भी बहुत यंग हैं, तो हम लोग भी अगर अपनी हम लोग नहीं उड़ते, अगर हमारे मन में किसी चीज का डर है तो हम ये मान सकते हैं कि इट इज वेरी रूड टू से कि नहीं ये तुमसे हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, हम लोग कोशिश तो करते हैं ना उस चीज को करने की। तो यहाँ पर हम लोग यंग सीगल के डर को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो यंग था, उसको इस चीज का डर था, और ऑब्वियसली अगर किसी की फैमिली उसको अकेला छोड़ देगी जस्ट बिकॉज वो उड़ नहीं पाया, तो एक बच्चे के दिमाग में तो नेगेटिव इंपैक्ट ही आएगा। तो बच्चे आई होप आप सब बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को अपने क्वेश्चन का सही आंसर चूज किया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। Do you think Seagull's parents wanted to help him? आपको लगता है कि सीगल के पेरेंट्स को उसकी मदद करनी थी? पहला है, I do not think the young seagull wanted to help him. Young seagulls wanted to help him. They were ashamed of their son that he could not fly. तो नहीं, उसके पेरेंट्स को कोई शर्म नहीं थी कि वो उड़ नहीं सकता, और ऐसा नहीं है कि वो उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बिना मदद के नहीं छोड़ता। दूसरा, the seagull's parent wanted to help him. जो सीगल के पेरेंट्स थे वो उसकी मदद करना चाहते थे। They cajoled him and threatened him so that he could overcome the fear of flying. तो वो कहते हैं उसके पेरेंट्स उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा गुस्से वाला तरीका नापा, उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया, उस पर डांट लगाई उसको ताकि वो मान जाए, उसको टॉन्ट किया, उसको थ्रेटन किया, धमकी दी कि बेटा उड़, कोशिश कर, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे या हम तुझे छोड़ के चले जाएंगे। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी में मान सकती हूँ। तीसरा, आई डू नॉट थिंक सीगल वांटेड टू हेल्प हिम, दे वर टू बिजी टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर। जी नहीं, अगर बिजी होते तो मम्मी वो फिश का पीस लेकर उसके सामने कभी भी नहीं आती। अगला ऑप्शन, द सीगल्स पेरेंट वांटेड टू हेल्प द यंग सीगल बट डिड नॉट नो हाउ टू हेल्प हिम। तो नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो बच्चे क्लियर आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग द सीगल हैड बीन अलोन। सीगल कितने समय के लिए अकेला रहा है? पहला ऑप्शन है 24 आवर्स, सेकंड है 24 मिनट्स, तीसरा है 24 डेज एंड फोर्थ है 24 वीक्स। तो बच्चे करेक्ट आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। द सीगल हैड बीन अलोन फॉर 24 आवर्स, वो 24 घंटे के लिए अकेला रहा था। अगला सवाल,
हाउ डिड द सीगल फील व्हेन हिज बेली टच द ग्रीन सी? तो ये अब आती है स्टोरी लास्ट में, जब हमारे यंग सीगल का पेट टच करता है हमारे सी को, तब उसे कैसा महसूस होता है? तो व्हेन द सीगल्स बेली टच द ग्रीन सी ही वाज हैप्पी दैट ही वुड सिंक। तो भैया कोई भी डूबने पर खुश नहीं होता। ऑप्शन है स्केयर्ड, एक्साइटेड, रिलीव। तो बच्चे ना तो वो रिलीव था ना वो एक्साइटेड था, वो बहुत डर जाता है। क्यों डर जाता है? बिकॉज आज तक उसने बचपन से इस चीज की उम्मीद करी थी कि जब भी वो पानी में जाएगा या जब भी उसके साथ कोई चीज होगी तो क्या होगा उसके साथ। सिंपल चीज जो बच्चे उसके साथ होगी वो ये है कि वो पानी में, उसको पता ही नहीं था वो पानी है, उसके लिए वो हमेशा से ग्रीन लैंड था जिसके ऊपर वो रहता है, ठीक है। और उसको इसी चीज का डर था कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो जब वो इसके ऊपर जाता है और जब वो सिंक करने लगता है तो वो बहुत डर जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसने कोशिश भी करी उड़ने की लेकिन वो नहीं उड़ पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड था। ही वॉज एग्जॉस्टेड एंड वीक ड्यू टू हंगर। तो बच्चे ये वाला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही होगा, बिकॉज एक वर्ड से ही हमें क्वेश्चन का सही आंसर पता लग गया। तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला सवाल, आई टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क? अब यहां पर बच्चे आई टेक द रिस्क किसने बोला था? ये लाइन बोली गई थी बच्चे पायलट के द्वारा। पायलट कौन सा था? ब्लैक एरोप्लेन का पायलट। उन्होंने क्या रिस्क लिया था? उन्होंने लिया था स्टॉर्म क्लाउड के बीच में से उनको लेकर जाना। तो वो किसके अंदर से लेकर गए थे? स्टॉर्म में से लेकर गए थे। तो यानी स्काई और फॉरेस्ट का ऑप्शन तो कट गया पहले से ही। तो हमारे पास किस में से लेकर गए थे? किसको? एरोप्लेन को लेकर गए थे या स्पेसशिप को लेकर गए थे? तो वो एरोप्लेन उड़ाते थे, स्पेसशिप नहीं उड़ाते थे। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। इस तरीके से बच्चे अगर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाते हो, क्या लगाते हो? मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाते हो अपने आंसर्स में, तो बच्चे आपके आंसर्स की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है और आप काफी अच्छे आंसर्स बना सकते हो। चलो अगला सवाल देखो। अ पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ? एक पायलट जो स्टॉर्म क्लाउड में था क्या वो सेफली अराइव कर जाता है? जी हाँ, वो बिल्कुल कर जाता है। तो बेटा नो में भी क्या ऑप्शन तो काट ही दो। यस, ही अराइव सेफली ऑन द रनवे। और इसमें उसे किसने हेल्प करी थी? ये चीज के अंदर बच्चे उसकी हेल्प करी थी हमारे ब्लैक एरोप्लेन ने, जिसके अंदर वो आया था। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। Could you describe the clouds the narrator saw? क्या आप उन क्लाउड्स को डिस्क्राइब कर सकते हो जो नैरेटर ने देखे? जी हाँ, तो नैरेटर ने कुछ बहुत बड़े क्लाउड्स देखे। तो देखो पहला है saw some storm clouds, see any clouds काट दो, small clouds काट दो, saw storm clouds। तो ऑप्शन ए और डी में से चॉइस आने वाली है। But they were very far away and did not seem too big। वो कहते हैं वो क्लाउड्स बहुत दूर थे और बहुत ज्यादा बड़े नहीं लग रहे थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वो बहुत काले थे and were as बिग एंड ब्लैक लाइक द माउंटेन्स। तो बच्चे ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके अंदर बच्चे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग रहे हैं कि कौन से पॉइंट्स की, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात यहां पर की जा रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू एयरप्लेन इनटू द स्टॉर्म। बच्चे ये वो आंसर वाला क्वेश्चन है जिसमें से आप डायरेक्टली अपना आंसर उठा सकते हैं। तो वो कहते हैं एज द नरेटर फ्लू इनटू द स्टॉर्म एवरीथिंग वेंट वाइट। नहीं भाई, आसमान में तो मुड़ रहे हो, रात के समय वाइट कैसे होगा? वाइट नहीं हो सकता, ब्लू नहीं हो सकता, ब्लैक, एंड यहाँ पर भी ब्लैक। यस, दोनों ऑप्शन आ गए, यानी ए बी तो पहले ही कट गए, तो इन दोनों को तो हम काट देंगे। हम लोगों को देखना है इन दोनों ऑप्शंस में। द प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, द प्लेन स्वर्ल्ड इन द एयर। दोनों ऑप्शन सही है, जंप भी किया, ट्विस्ट भी किया। द कंपास एंड रेडियो वर डेड, the compass and radio were dead, दोनों में ठीक है। Suddenly he saw another airplane, suddenly he saw another spaceship। उसको क्या दिखा? स्पेसशिप दिखी। जी नहीं, उसे आसमान में स्पेसशिप नहीं दिखी। तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी, उसे आसमान में दूसरा एरोप्लेन दिखा। Glad to find help he landed on the runway safely। तो बच्चे ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप लोगों को कुछ नहीं करना बच्चे, मेन पॉइंट्स को देखना है, मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स बनाने हैं। चलिए अगला सवाल। अब आते हैं बच्चे हमारे टाइगर इन द जू के एमसीक्यू पर। पहला क्वेश्चन कहता है बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। पहला सवाल है बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। तो बच्चे कौन इग्नोर करता है विजिटर्स को? हमारा टाइगर इग्नोर करता है विजिटर्स को। बाय इग्नोरिंग विजिटर्स द पोएट इज ट्राइंग टू से ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ हिज केज। तो वो कहते हैं कि जब वो विजिटर्स को इग्नोर करता है तो वो थोड़ा लेस स्केरी हो जाता है। नहीं, स्केरी होने की तो बात ही नहीं थी। सेकंड, बाय इग्नोरिंग विजिटर्स द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट द टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड। वो कहते हैं दूसरा कि हमारा टाइगर जानता है कि उसकी पावर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी पावर जो है वो कंट्रोल्ड है।
अगला पॉइंट, by ignoring visitors the poet is trying to say the tiger knows there is no use of showing rage। वो कहते हैं कि टाइगर को पता है कि गुस्सा दिखाने का कोई भी फायदा उसको नहीं होने वाला है। और फोर्थ, by ignoring visitors the poet is trying to say the tiger hate human being। तो बच्चे यहाँ पर मुझे ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, है ना, मगर मुझे कोई एक ऑप्शन को चूज करना है। तो वो इग्नोर क्यों करता था विजिटर्स को? बिकॉज ही न्यू कि उसके गुस्सा दिखाने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? बिकॉज ही यूज्ड टू हेट ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ही न्यू कि अगर आज वो इस पूरी कंडीशन में है तो वो किसकी वजह से है? वो इंसानों की वजह से। अगर इंसान को जू नहीं चाहिए होता तो वो शायद इन एनिमल को कभी जेल में डालते ही नहीं, सॉरी जू में डालते ही नहीं। तो बच्चे हम इसमें ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट आंसर लेकर चल सकते हैं कि वो विजिटर्स को इग्नोर करता था क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स को हेट करता था। वो अपना गुस्सा दिखा भी लेगा तो भी उसे पता है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन द कल्प्रिट कौन था इन चीजों के पीछे? कल्प्रिट, इन सब चीजों के पीछे जो गलत काम करने वाला था वो ह्यूमन बींग्स थे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ के देखेंगे। डू यू थिंक केजिंग एनिमल्स इज एन एक्ट ऑफ क्रुएल्टी? ये बेटा एक मॉरल बेस्ड सवाल है कि आपको क्या लगता है एनिमल्स को बंद करके केज में रखना क्या एक गलत चीज है? डेफिनेटली भैया ये तो एक बहुत गलत चीज है। तो यहाँ पर बच्चे आई डू नॉट थिंक वाले ऑप्शन तो पहले ही काट दो, क्योंकि अगर आपने ये ऑप्शन लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी में से चॉइस करेंगे। आई थिंक केजिंग एनिमल इज एन एक्ट ऑफ क्रुएल्टी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन दोनों में सही है। ठीक है, ओके। द ह्यूमंस हैव टू फीड द एनिमल्स एंड इवन क्लीन up after them like humans animal deserve to be free and live their life in the forest। तो बिल्कुल सही बात है भैया, फ्रीडम शुड बी मेंटेन्ड। तो आपकी इंसान की जो फ्रीडम है, फ्रीडम शुड बी मेंटेन्ड। इंसान के लिए जिंदगी में जो फ्रीडम है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, वो इंसान हो, वो जानवर हो, वो कोई भी हो। तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। आई होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, he hears the last voice at night at the brilliant stars तक लेके लाइन है। answer the following, how does his eye look? तो वो कहते हैं he looks with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो उसकी आईज कैसी हैं भैया? उसकी आईज ब्रिलियंट है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लास्ट सवाल सेम लाइन में है। आंसर द फॉलोइंग, वेयर इज द टाइगर लॉक्ड इन? तो भैया टाइगर कहाँ पे है? वुडन केज में है, वो जू में है, वो रूम में है, या वो एक आइसोलेटेड केज में है? आइसोलेट का मतलब है अलग करा हुआ, अलग करा हुआ। तो करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर बच्चे जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। द टाइगर इज लॉक्ड इन अ केज इन द जू। ठीक है, और वो कैसा केज था बच्चे? वो उस केज था कॉन्क्रीट सेल। ठीक है, वो एक कंक्रीट का बना हुआ सेल, एक छोटा सा खांचा था जिसके अंदर बेचारे हमारे टाइगर को रखा हुआ था। अब बच्चे बढ़ते हैं हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों को मैंने आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की ट्रिक ऑलरेडी बता रखी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस को और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर बच्चे हम लोगों ने एक वर्ड देखा, यहां पर लिखा है हाउ डिड द यंग सीगल्स पेरेंट्स ट्राई टू कोक्स हिम टू फ्लाई। तो बच्चे देखो यहां पर ना एक वर्ड आ रहा है कोक्स, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें इसी वर्ड में होने वाली है कि मैम ये कोक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चे कोक्स वर्ड का मतलब होता है बेसिकली काम डाउन करना। ठीक है, इंसान को काम डाउन करना, उससे बात करना, उसको समझाना, दैट इज टू कोक्स अ पर्सन। तो यहाँ पर बच्चे वो कहते हैं इन ऑर्डर टू कोक्स द यंग सीगल। तो वो कहते हैं यहाँ पर उस यंग सीगल को कोक्स करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको शांत करने के लिए, ताकि वो यंग सीगल उड़ पाए, उसके पेरेंट्स उसके आसपास आए, उसको श्रिल्ली बुलाया, बड़ी पैनी आवाज में बुलाया, उसको डांट लगाई, ठीक है, उसको स्कोल्ड किया, थ्रेटेंड हिम, उसको धमकी तक दी कि उड़ने चल वरना हम तुझे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे। मतलब बेसिकली देखा जाए तो साम दाम दंड भेद सारा कुछ फैमिली ने ट्राई किया ताकि वो यंग सीगल उड़ सके। उसको ये भी धमकी दी कि वो उसको भूखा छोड़ देंगे। ठीक है, उसको भूखा रहना पड़ेगा यहाँ पर लेज के ऊपर, यानी अपनी रॉक के ऊपर उसको भूखा रहना पड़ेगा अगर वो उड़ेगा नहीं। लेकिन वो यंग सीगल इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो बिल्कुल भी वहां से नहीं उड़ा और अपने डर की वजह से वहीं पर रह गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके पेरेंट्स ने ट्राई बहुत ज्यादा किया, तो यहाँ पर बच्चे आप एक और वर्ड लिख सकते हो, उसके पेरेंट्स उसे कजोल भी किया था, CAJO
AELED। तो उसके पेरेंट्स उसे कजोल भी बहुत ज़्यादा किया था उसको समझाने के लिए ताकि वो बस उड़ ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो यंग सीगल है ही वॉज रियली स्केयर्ड टू फ्लाई। वो उड़ना नहीं चाह रहा था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग तो आई नॉट गिव इट, बट द वर्ड इज कैजोल। मैं हिंदी में लिख देती हूँ, आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द स्पेलिंग, तो मैं गलत स्पेलिंग नहीं लिखना चाहती। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में था ये वर्ड कैजोल। Where's the word? एक second. Did not help him. They were ashamed, sympathize, abandoned him. Familiarize, sympathize. एक सेकेंड, कहाँ है वर्ड हमारा? कैजोल्ड, CAJOLED सही लिख रही थी मैं, बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, तो मैं लिख देती हूँ CAJOLED, कैजोल्ड हिम। ठीक है, डांट लगाना। अगला, What was the young seagull's family doing on the plateau? तो अब प्लेट्यू का सीन क्या था? अगर यंग सीगल का लेज यहाँ पर है तो उसके पेरेंट्स का जो प्लेट्यू था वो यहाँ पर था, ताकि यहाँ से हमारा जो यंग सीगल है वो डायरेक्टली नीचे अपने पेरेंट्स को देख सकता है। तो यंग सीगल्स फैमिली वाज वॉकिंग ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ थ्रू द मॉर्निंग। ये लाइन एज इट इज बुक में से ली गई है, मिडवे ऑपोजिट टू द अदर क्लिफ, यानी उस क्लिफ के बीच के आधे रास्ते में ही नीचे एक और क्लिफ हुआ करती थी, एक प्लेट्यू था। बेसिकली देखा जाए तो एक पठार था, उस पठार पर उसकी फैमिली रुकी थी। अब उसकी मम्मा ने ये जगह को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लिया था ताकि वहां से उनका जो यंग सीगल है वो देख सके, एंड ही शुड रियलाइज, ही शुड बी जेलस कि नीचे उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। दे वर ट्राइंग टू टॉन्ट हिम, ठीक है, वो उसको टॉन्ट करने की, उस पर ताना कसने की कोशिश कर रहे थे, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो तू कर रहा है वो गलत है। फॉर इज कावर्डाइज, ठीक है, उसके डरपोक होने की वजह से, क्योंकि उनका जो एनिमल था, सॉरी उनका जो बेटा था वो बहुत डरपोक था, दैट ही माइट गेट परसुएडेड टू टेक द प्लंज, ताकि वो मान जाए, ताकि वो अग्री कर जाए कि वो जंप करना चाहता है। और यहाँ पर बच्चे आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है कि जो उसके यंग ब्रदर एंड सिस्टर थे, क्या थे, जो उसके यंग ब्रदर एंड सिस्टर थे वो क्या कर रहे थे? यंग ब्रदर एंड सिस्टर दे वर डोजिंग ऑफ, यानी वो लोग सो रहे थे, ठीक है, और उनके जो फादर थे वो अपने विंग्स को प्रीन कर रहे थे। विंग्स को प्रीन कर रहे थे, प्रीन करने का मतलब होता है अपनी बीक से अपने जो बाल होते हैं उनको ठीक करना। ठीक है, अगला देखते हैं। हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली रिस्पॉन्ड व्हेन ही प्रिटेंडेड टू फॉल अस्लीप? तो हमारे यंग सीगल ने बड़े सारे साम दाम दंड भेद तंत्र मंत्र लगाए बिल्कुल अपनी फैमिली को मनाने के लिए, लेकिन उसकी कोई भी चीज उसके हाथ में फायदा नहीं देने वाली थी। क्यों? द यंग सीगल्स फैमिली इग्नोर्ड हिम व्हेन ही प्रिटेंडेड टू फॉल अस्लीप। तो यंग सीगल की जो फैमिली थी उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि दे डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू ऑल द काइंड ऑफ टैंट्रम्स दैट ही वाज थ्रोइंग। Instead, his two brother and sister lay on the plateau, dozing with their heads sunk in their necks. जैसा मैंने बताया अपनी गर्दन में ऐसे करके सो रहे थे। और उनके फादर preened his feather, सिर्फ उसकी मदर थी जो उसको देख रही थी। And she also taunted him बाई ईटिंग अ फिश। और उसकी मम्मी ने वहां पर क्या किया? एक मछली खाकर उसको टॉन्ट करना स्टार्ट कर दिया। और यंग सीगल ये सब क्यों कर रहा था? यंग सीगल ये काम बस एक चीज के लिए कर रहा था, वो था अटेंशन गेन करना अपनी फैमिली का, वो भी बस एक पर्पस के लिए, क्योंकि उसको भूख लग रही थी और उसको खाना खाना था। ठीक है बच्चे, आई होप आप सब लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब है डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ यंग सीगल्स फैमिली व्हेन ही स्टार्टेड फ्लाइंग। तो वो कहते हैं कि आपको यंग सीगल की फैमिली का रिएक्शन बताना है जब वो उड़ पड़े। तो यंग सीगल की फैमिली जो थी वो बहुत एक्साइटेड एंड हैप्पी थी उसको उड़ते हुए देख के। उस मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मम्मा उसके पास से तेज से उड़ते हुए गई, विद हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस एंड टू शो हर हैप्पीनेस। ठीक है, क्यों कर रही थी? टू शो हर हैप्पीनेस, अपनी खुशी दिखाने के लिए कि वो अपने बेटे को लेकर बहुत खुश हैं कि उसने इतनी अच्छी चीज अचीव कर ली है। हिज फादर फ्लू ओवर him screaming, पापा उसके ऊपर से उड़ के गए चिल्लाते हुए। His two brother and sister flew around him, curveting, banking, soaring and diving, and this is how he took his first fish and he enjoyed eating it. ठीक है, curveting बच्चा क्या होता है? ऐसे करके चलना, ऐसे करके उड़ रहे थे। बैंकिंग मतलब ऐसे विंग्स ओपन करके उड़ते जाओ, बस ऐसे और ऐसे। सोरिंग का मतलब है मूविंग अपवर्ड्स एंड डाइविंग का मतलब है अपवर्ड्स नीचे, ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे ऐसे करके दे वर फ्लाइंग विद हिम। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे।
Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all the young birds are afraid to make their first flight? या फिर कुछ birds बाकी birds से ज़्यादा डरती हैं? Do you think a human baby also finds it challenging to take its step? अच्छा, ये आप लोगों का टेक्सचुअल सवाल है और जनरली आप लोगों के पेपर में टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर रहे हैं हम लोग. तो यंग सीगल बहुत डरा हुआ था बिकॉज ही लैक्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. उसमें किस चीज़ की कमी थी? उसमें आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी. He believed his wings would not support him. उसे ऐसा लगता था कि जो उसके विंग्स हैं वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे और वो उस वास्ट सी में गिर जाएगा अगर वो जंप करेगा. तो ये हमने बुक में पढ़ा है कि ये उसका डर था. All the birds do have some natural fear in their mind while undertaking their first flight. अब वो कहते हैं कि कोई भी बर्ड की बात करो, इंसान की बात करो, बर्ड की बात करो, कोई भी इंसान जो ह्यूमन बीइंग नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो लिविंग है उसके मन में फियर का इमोशन दिखाने में नहीं, दिखाने में है जरूर. ठीक है, तो ऑब्वियसली सारे बर्ड्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं जब वो अपनी पहली फ्लाइट लेते हैं. However, nature और temperament among all living being is different. लेकिन हर एक का नेचर, हर एक का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है. Some are डेयर डेविल्स. कुछ लोग तो होते हैं एकदम डेयर डेविल्स, कोई भी खतरा लेने से पहले बिल्कुल भी डरते नहीं है, जो मन में आता है वो करते हैं, बिल्कुल भी किसी चीज से उनको डर नहीं लगता. ठीक है, एंड जंप एट रिस्क विद प्लेजर. और कुछ लोग रिस्क लेते हैं खुशी से, दे फील गुड कि चलो हमें ये मौका मिल रहा है ये रिस्क लेने का, और वो लोग बड़ी खुशी से किसी ना किसी चीज का रिस्क उठाने में कामयाब हो जाते हैं. लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता. नॉट एवरीबडी कैन एक्सेप्ट द फियर दैट दे हैव इन द माइंड, व्हाइल अदर्स आर टिमिड. कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ लोग डरते हैं एंड हेजिटेट टू एक्सेप्ट चैलेंजेस. तो यंग सीगल के जो ब्रदर एंड सिस्टर थे वो बहुत डेयरिंग थे एंड उन्होंने पहली बारी में उड़ना शुरू कर दिया, इवन दो उनके जो विंग्स थे वो थोड़े छोटे थे. तो जितने छोटे विंग्स होते हैं आपको उतना फ्लैप ज्यादा करना पड़ेगा. अगर आपने कबूतर को उड़ते हुए देखा होगा तो कबूतर को अपने विंग्स बहुत ज्यादा तेज फ्लैप करने पड़ते हैं. मैं चील को देखूंगी तो वो ऐसे उड़ती है. क्यों? बिकॉज उसके विंग्स बड़े हैं, उसके विंग्स उसको उड़ने में सपोर्ट कर सकते हैं. हाउएवर जो यंग सीगल था उसने कुछ एक्स्ट्रा टाइम लिया और बहुत ज्यादा मेहनत ली ताकि वो उड़ना सीख सके. ह्यूमन बेबीज भी सिमिलर वे में बिहेव करते हैं. पहले उनको एक चैलेंज लगता है टू टेक देयर फर्स्ट स्टेप, लेकिन जब वो चलना शुरू कर देते हैं तो फिर वो चल लेते हैं. और बच्चों के साथ भी यही होता है कि कुछ बच्चे पहले जल्दी चलना सीख जाते हैं और कुछ बच्चे धीरे धीरे चलना सीखते हैं, लेकिन चलना सब सीखते हैं. तो इवन दो इट टेक्स टाइम, अपने आप को टाइम दो ताकि आप लोगों को चीजों को लर्न करने में दिक्कत ना हो. चलो अगला सवाल देखते हैं. वो कहते हैं ऐसा क्या था जिसने यंग सीगल को मोटिवेट किया उड़ने के लिए? क्या वो एडवेंचर का लव था? क्या उसे एडवेंचर से प्यार था? या वो एक्सट्रीम हंगर था? या क्या वो भूख थी उसके मन की जिसने उसे उड़ने के लिए मजबूर कर दिया? तो बच्चे यंग सीगल जो था ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज वो जो साइट थी सी की, यानी वो जो नजारा था सी का, उसको वो नजारा ही डरावना लग रहा था. ठीक है, from the that he could see from the brink of the ledge filled with terror. और वो बहुत डर जाता था. Besides, he did not believe in the strength of his wings. और कुछ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, कुछ आसपास के एनवायरनमेंट का डर था, तो उसके वो लगता था कि उसके विंग्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है. ठीक है, hence adventure was certainly not his cup of tea. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एडवेंचर है जिंदगी में वो उसकी चाय की प्याली नहीं थी, वो नहीं कर सकता था ये काम. तो उसको जिस चीज ने मोटिवेट किया, उत्साहित किया उड़ने के लिए, वो एक्चुअली उसका हंगर था. एक्चुअली वो भूख थी जो उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो उड़ता है. दिस वॉज हिज पेरेंट्स लास्ट रिजॉर्ट. ये उसके पेरेंट्स का वो लास्ट तरीका था ताकि वो उस जंप को ले और उड़ना सीखे. उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया था पास्ट 24 आवर्स से, तो ऑब्वियसली उसको बहुत भूख लग रही थी, और एक छोटे बच्चे से भूख कंट्रोल नहीं होती, किसी से भी नहीं होती. When his mother tempted him with a piece of fish in her beak, he was maddened by the sight of food. तो वो कहते हैं कि जब उसने मम्मी के अपने बीक में खाना देखा तो उस खाने को देखकर उसको एक अट्रैक्शन सी आई खाने की तरफ, और उसने चाहा कि काश ये पीस को मैं खा सकूं. She halted after reaching quite close to him. और यहाँ मम्मा ने बहुत दिमाग लगाया, जैसे ही वो उससे करीब आती हैं वो रुक जाती हैं, वो आगे नहीं जाती. वो क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका बेटा वो जंप ले और अपना खाना खुद पकड़े. The strong urge to eat compelled the young seagull. Compel का मतलब होता है फोर्स. तो ये जो खाने की इच्छा थी ना, एक तरीके से देखा जाए तो इसने इस यंग सीगल को मजबूर कर दिया उस खाने पर
बाउंस करने के लिए, बेसिकली सीधा उस खाने पर झपट्टा मारने के लिए, जंप करने के लिए। ये जो इंपल्सिव एक्शन है बच्चे, इंपल्सिव एक्शंस कौन से होते हैं? इंपल्सिव एक्शंस वो होते हैं जो आप बिना सोचे समझे ले लेते हो, ठीक है, एकदम से क्विक डिसीजंस जो होते हैं वो इंपल्सिव एक्शंस होते हैं। बोर फ्रूट और ये एक्शन से उसको फायदा होता है। एंड द डेस्परेट स्ट्रगल टू सर्वाइव टॉट हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, और वो कहते हैं ये जो खाने की भूख थी इसने इसको उड़ना सिखा दिया। तो वो हंगर था, एडवेंचर नहीं, जिसकी वजह से हमारा यंग सीगल उड़ा। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आपके से पूछा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर इंपॉर्टेंस दें और जरूर पढ़ें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चे, ब्लैक एरोप्लेन में से पहला सवाल, What did the pilot do after he was guided by the Paris control room to fly 12 degrees west? तो हमारे जो पायलट थे वो जा रहे थे इंग्लैंड अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने के लिए, और उन्होंने बीच में पेरिस कंट्रोल को फोन किया कि हेलो पेरिस कंट्रोल, आप मेरे को बता सकते हैं कि इंग्लैंड के लिए कौन सा रास्ता लेना है? तो आफ्टर बीइंग गाइडेड बाय द पेरिस कंट्रोल रूम, पायलट ने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक किया, और फाइनली अपने सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक पे स्विच कर लिया, बिकॉज उन्हें उड़ते हुए ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था, और अब उनका सेकंड फ्यूल टैंक जो है बच्चे वो काम में आ गया था, और वो उसी सेकंड फ्यूल टैंक को लेकर आगे जाएंगे। ही टर्न्ड द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड एंड ही वाज हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बहुत खुश और बहुत ही एक्साइटेड थे टू ईट फूड, टू ईट, या आप कुछ भी लिख सकते हो, एंजॉय English breakfast with his family. ठीक है भैया, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। अगला सवाल, व्हेन एंड व्हाई डिड द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा कॉल द पेरिस रूम, और कंट्रोल रूम ने उन्हें कैसे गाइड किया? काफी सिमिलर क्वेश्चन है। तो पायलट कंट्रोल जो थे उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम में फोन किया था एट 1:30 इन द मॉर्निंग। 1:30 इन द मॉर्निंग का मतलब है रात के 1:30 बजे कॉल किया था, इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं यहाँ पर हूँ और ये मेरी पोजिशन है। इन रिस्पॉन्स उसको बोला गया था 12 डिग्री वेस्ट प्रोसीड कर लो, 12 डिग्री वेस्ट में अपना प्लेन जो है घुमा लो, आप बहुत जल्दी इंग्लैंड पहुंच जाओगे। ये क्यों किया गया था? टू इन्फॉर्म अबाउट हिज फ्लाइट। ये क्यों किया गया था? टू इन्फॉर्म अबाउट हिज फ्लाइट, अपनी फ्लाइट के बारे में बताने के लिए और अपनी डेस्टिनेशन के बारे में बताने के लिए ही ये काम उसने किया था। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन के इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। Why did the pilot think of returning to Paris? हमारे जो पायलट हैं उनके साथ ऐसा क्या घटित हुआ कि उन्होंने सोचा कि चलो पेरिस वापस जाते हैं, और वो पेरिस वापस क्यों नहीं गए? What was the reason कि वो वहीं रुक गए? तो बच्चे, the pilot thought of returning to Paris because जो storm clouds थे वो उनके सामने थे, बिल्कुल सामने थे, और वो बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स जैसे थे। They were impenetrable, वो उनके बीच में से जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। उन्हें दो चीजें पता थी कि वो ना तो ऊपर से जा सकते हैं ना वो नीचे से जा सकते हैं, क्योंकि इतना फ्यूल नहीं था कि वो ऊपर नीचे का प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड करे। ही न्यू कि ना तो मेरे पास इतना फ्यूल है कि ऊपर से जाऊं और ना ही इतना फ्यूल है कि नीचे से जाऊं, तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वो था उस स्टॉर्म के अंदर में से जाना, या फिर वो सोच रहे थे कि मैं वापस पेरिस चला जाऊं। लेकिन उनके मन में अपने खाने की टेम्पटेशन इतनी ज्यादा थी, अपनी फैमिली को मिलने की इतनी ज्यादा इच्छा थी उनकी, कि उन्होंने सोचा कि छोड़ो मैं रिस्क ले लेता हूं। तो वो कहते हैं he knew he could not fly up and over them, and उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो उसके ऊपर से जा सके। However, he did not return to Paris, that was just behind him, जो उनके जस्ट पीछे था। ठीक है, जो उनके जस्ट पीछे था, लेकिन वो नहीं जाते वहां तक, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट होम टू रेलिश द सम्पचुअस इंग्लिश ब्रेकफास्ट। वो क्यों नहीं गए वापस? क्योंकि वो घर जाकर एंजॉय करना चाहते थे द सम्पचुअस, मतलब द टेस्टी, द डिलीशियस फूड जो उनके घर में उनका इंतजार कर रहा था। ठीक है, वो अपने घर जाकर उस डिलीशियस फूड को खाना चाहते थे, इसीलिए वो कहीं नहीं गए, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे थे। ही टुक द रिस्क, उन्होंने वो रिस्क लिया और अपना प्लेन सीधा ले गए। वो कहां पर? उस ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड के अंदर। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। Why did the pilot follow the black aeroplane like an obedient child? बच्चे, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट थे वो कौन थे, पहली बात। दूसरा, हमारे जो डकोटा DS-088 के पायलट थे वो उन्हें क्यों फॉलो कर रहे थे?
तो बच्चे पायलट जो अपना रास्ता स्टॉर्म में भूल गए थे वो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करने लगे लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड। क्यों? क्योंकि दैट वाज हिज ओनली वे ऑफ सर्वाइवल। उनको सिर्फ वही एक रास्ता दिख रहा था अपने आप को बचाने का, बिकॉज दिस वॉज द ओनली चांस फॉर सर्वाइवल। उनको लग रहा था कि यहीं से वो बच सकते हैं, नो अदर होप। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, उनके पास और कोई होप भी नहीं थी। ही वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड दिस स्ट्रेंज एरोप्लेन। अब आसमान में जब उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ घुप अंधेरा है, उस घुप अंधेरे में उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, लेकिन वो उनका ओनली सर्वाइवल का मीन्स था। तो बिना कुछ सोचे समझे एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो उसको फॉलो करते रहे, इस उम्मीद में कि वो उन्हें स्टॉर्म से बाहर निकाल देगा। एंड ही वाज थिंकिंग कि वो शायद उन्हें गाइड कर रहा है स्टॉर्म के बाहर। तो ऑब्वियसली उनको बचना था, उनको अपनी जिंदगी जीनी थी, कोई क्यों ही रुकेगा। तो इसीलिए उनको लगा कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर, इनके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है भैया। तो अब आते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत जरूरी लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है आई टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क एंड नैरेटर ने क्यों लिया। तो भैया जब वो अपने होम टाउन जा रहे थे जो कि था इंग्लैंड के अंदर, तो नैरेटर जो कि एक यंग पायलट है वो अपने आप को एक बड़ी परेशानी में पाते हैं और वो देखते हैं कि वो एक ऐसे क्लाउड के सामने है जो बहुत विशाल है, बहुत काला है और तूफानी बादल है। He did not have sufficient fuel to fly up and over them, to fly around them or to from north and south. अब वो कहते हैं पहली चीज तो उनके पास इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो उसके ऊपर से या उसके नीचे से होकर निकल जाए। उसके बाद उनके पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचते थे, एक तो जहां से आए हो वहां पर चले जाओ वापस जो कि है पेरिस, या फिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो और इस डरावने स्टॉर्म में घुस जाओ और ताकि आप अपनी फैमिली तक पहुंच जाओ। तो उस समय उनको अपनी फैमिली तक पहुंचने का इतना मन था कि उन्होंने बाद वाला ऑप्शन चुना, यानी उन्होंने बोला कि भैया मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया बिकॉज वो घर जा रहे थे अपनी फैमिली के पास एक हॉलिडे के लिए और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो इसीलिए अपनी फैमिली का डिलीशियस खाना खाने के लिए, अपनी वाइफ या फैमिली के हाथ का डिलीशियस खाना खाने के लिए वो रिस्क उन्होंने ले लिया। द रिस्क ऑफ द रिजल्ट इज फ्रूटफुल बट नॉट विदाउट द लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर्स दैट द पायलट इनकाउंटर्स। इसे वो रिस्क उनको फायदा तो दे गया, लेकिन फायदा देने के साथ साथ उनकी जिंदगी भी खतरे में आ गई थी। जब वो स्टॉर्म में थे उनके सारे सेफ्टी डिवाइसेस जैसे रेडियो, कंपास, सारे जो थे ओल्ड डकोटा प्लेन में, क्योंकि वो प्लेन भी पुराना था, वो सारे जाम हो जाते हैं एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर द प्लेन। तो यानी देवर चांसेस कि उनका प्लेन क्रैश हो सकता है। फाइनली उनका सर्वाइवल जो है वो मिराक्युलसली यानी बड़े ही आश्चर्यचकित तरीके से एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन अपीयर करता है। ये प्लेन का पायलट उन्हें एक हाथ हिलाकर बोलता है कि आ जाओ मेरी तरफ, सिग्नलिंग द पायलट ऑफ द डकोटा टू फॉलो हिम। तो नरेटर अब बिना कुछ सोचे समझे उस मिस्टीरियस गाइड को फॉलो करते हैं ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह और सेफली लैंड कर जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने अंधेरे में जब उन्हें कुछ दिख नहीं रहा तो उन्हें एक ऐसा प्लेन कैसे दिख रहा है जिसकी लाइट्स नहीं जल रही। ठीक है, उसके बाद उन्हें वो प्लेन चलो दिख भी रहा है तो हमने मान लिया ओके भैया प्लेन दिख सकता है, लेकिन पायलट कैसे दिख गया अंदर का। तो बहुत सारी मिस्ट्रीज थी जो अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई हमारे मन में, लेकिन उन्होंने वो रिस्क लिया। रिस्क के साथ साथ उन्हें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े और वो इस चीज से कंफ्यूजन में रह गए कि अंत तक उन्हें बचाया तो बचाया किसने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from old Dakota? वो कहते हैं मैंने लैंड किया लेकिन मैं ओल्ड डकोटा से को छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल भी सॉरी नहीं था। ऑल्दो वो सॉरी क्यों नहीं होंगे बच्चे, क्योंकि वो प्लेन उनका ही था, वो प्लेन ही था जिसने उनको सपोर्ट किया था, जिस प्लेन ने उनकी मदद करी थी उस सिचुएशन से बाहर आने में। लेकिन वो यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि भले ही वो प्लेन ने उनकी मदद करी हो, वो जो एरोप्लेन था द ब्लैक एरोप्लेन वो बहुत बड़ी हेल्प थी उनके लिए। अगर वो ब्लैक एरोप्लेन ना होता तो शायद वो और उनका पुराना डकोटा जिस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते। तो इसीलिए वो चाहते थे कि वो जाए और उस आदमी को थैंक यू करे जो ब्लैक एरोप्लेन को चला रहा था। तो नैरेटर वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा बिकॉज अभी ही हैड जस्ट अ ब्रश विद डेथ, यानी अभी वो मौत के मुंह से टक करके बाहर निकल कर आए हैं। हिज सेफ लैंडिंग वाज नथिंग बट अ शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। उनका बचना एक मिरेकल से, एक चमत्कार से कम नहीं था। उनकी जो सेफ लैंडिंग है वो इसीलिए हुई थी हैरोइंग एक्सपीरियंस से, यानी लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस से, इस डरावने एक्सपीरियंस से वो बाहर कैसे आए थे, वो इसीलिए आए थे क्योंकि उस स्टॉर्म के अंदर उनका जब प्लेन पे से नियंत्रण खो बैठे थे उस टाइम पे एक ब्लैक एरोप्लेन ने उनकी मदद करी थी। द फ्यूरी ऑफ द क्लाउड स्टॉर्म, यानी वो कहते हैं वहां पर जो जलजला था यानी जो गुस्सा था उस स्टॉर्म का, उसको वो महसूस कर पा रहे थे। ठीक है, ही वॉज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी टू मैनेज, वो
उनके पास क्षमता ही नहीं थी उस चीज को मैनेज करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने किया. ही वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ हिज प्लेन टू टेक हिम सेफली, बट द मशीन फेल्ड एट द मोस्ट क्रूशियल टाइम. अब वो पूरे तरीके से अपने मशीन पर डिपेंडेंट थे, यानी अपने प्लेन पर डिपेंडेंट थे अपनी सेफ फ्लाइट के लिए, लेकिन सबसे जरूरी समय में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम के अंदर ही उनका प्लेन उनको धोखा दे गया. लेकिन पॉइंट तो यार ये भी है ना कि आप कोई भी प्लेन को, आप कोई भी मशीन पे 100% रिलाई नहीं कर सकते, आप किसी भी मशीन पर 100% विश्वास नहीं कर सकते. तो वहां पर अगर वो दूसरा प्लेन नहीं आया होता तो उनका ओल्ड डकोटा जो है वो कभी लैंड ही नहीं होता और शायद वो बच ही नहीं पाते. तो इसे आज मैं सॉरी नहीं हूं क्योंकि उस ओल्ड डकोटा ने मुझे नहीं बचाया, वो उनकी कॉज बन जाता उनकी डेथ का, वो रीजन बन जाता उनकी डेथ का. उनको बचाया किसने है? उनको बचाया है उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने. तो वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू करना चाहते थे, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो आज शायद ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे होते. ठीक है, समझे बच्चों? तो ये क्वेश्चन में आपको लिखना यही रहेगा, ऐसे आंसर बनाने हैं आपको. और इसमें आप ये भी जरूर लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो पायलट थे वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू करना चाहते थे, इनको नहीं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे. टाइगर इन द जू के क्वेश्चंस देखते हैं. आज का क्लास थोड़ा छोटा होने वाला है. द रीजन बिकॉज आपके एक ही चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं और एक पोम है, तो हम लोगों के टोटल 3 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं. क्लास अप्रॉक्सीमेटली बच्चे 45 मिनट्स की होगी, आई थिंक, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब टाइगर्स अपीयरेंस? तो बच्चे यहाँ पर बात हो रही है टाइगर की अपीयरेंस के बारे में. यहाँ पर कौन सा टाइगर, जू या फिर फॉरेस्ट? पर टाइगर तो एक ही है ना, टाइगर तो एक जैसा ही दिखता है. फर्क कहाँ पे आता है? जब वो जू में है या फॉरेस्ट में है. तो टाइगर लुक्स मैजेस्टिक. टाइगर जो है भैया वो बहुत ही रॉयल लगता है, बहुत ही मैजेस्टिक लगता है, अपने शार्प क्लियर स्ट्राइप्स के साथ, अपनी धारी के साथ जो उसके शरीर पर है. The stripes are distinct as they stand in complete contrast to the color of his coat. अब वो कहते हैं वो जो उसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स हैं वो बिल्कुल अलग दिखती हैं. क्यों दिखती हैं अलग? बिकॉज अगर हम एक टाइगर को देखें बच्चे तो टाइगर की स्किन ऑरेंज कलर की है ना, लेकिन उसकी बॉडी पर जो स्ट्राइप्स हैं वो ब्लैक कलर की हैं. तो क्या हुआ? टाइगर की स्किन पर जो उसकी स्ट्राइप्स है वो बिल्कुल अलग से हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से दूर से ही टाइगर चमक जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ इस कोट. कोट का मतलब है बच्चे स्किन या हेयर की लेयर, लेयर ऑफ द हेयर बेसिकली आप लिख सकते हो. He moves in a royal stately manner. अब टाइगर है, बहुत निडर एनिमल है, रॉयली घूमता है आसमान हवा में जगह पर. He has been called noble. ठीक है, उसको नोबल बोला गया है, ठीक है, उसे ग्रेट बोला गया है, उसे मैजेस्टिक बोला गया है, लेकिन वो क्या है? वो बीस्ट ऑफ प्रे है. बेसिकली वो वाइल्ड एनिमल है, वो ऐसा एनिमल है जो शिकार करके खाता है. ठीक है, वो कौन है? वो शिकारी है. वो कहते हैं शिकारी नोबल कैसे हो सकता है, लेकिन उसको नोबल बीस्ट बोला गया है. ठीक है, ही इज कॉल्ड नोबल. द रीजन फॉर कॉलिंग हिम नोबल इज बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैजेस्टिक है, वो बहुत ज्यादा रॉयल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा डरावना है, लेकिन फिर भी वो नोबल है. क्यों? बिकॉज इंसानों के कंपैरिजन में वो बहुत बेटर है, बहुत स्मार्ट है और बहुत ही तेज़ है. लोग नहीं डरते, सॉरी वो नहीं डरता लोगों से, लोग डरते हैं उससे. ठीक है, अगला सवाल. व्हाई इज द टाइगर एंग्री? अब यहाँ पर हमारे जू के टाइगर की बात हो रही है जो गुस्से में है. वो अपना एंगर क्वाइटली ही क्यों एक्सप्रेस करता है? वो अपना जो एंगर है, अपना गुस्सा जो है, वो गुस्सा दिखाता क्यों नहीं है? वो गुस्सा मन में ही क्यों रखता है? तो बच्चे टाइगर जो है वो गुस्से में है. द टाइगर इज एंग्री. क्यों एंग्री है? बिकॉज ही हैज बीन इम्प्रिजन्ड. ठीक है, पुट इन केज. वो उसे केज में डाल दिया गया है. अब आपको जिस तरीके से बच्चे कोविड में घर में रखा जाता है, क्या अगर आपको भी बिल्कुल वैसे ही कोविड में घर में रखा जाए तो फिर आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर आप भी कोविड के टाइम पर घर में रख दिए गए थे तो क्या जिंदगी थी? एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे कमरे से पहला कमरा, जिंदगी बस इतनी सी रह गई थी. यहाँ पर भी बच्चे बिल्कुल सेम हाल है टाइगर का. जो चीज़ आपने 2 महीने 2 साल झेली है, 2-3 हफ्ते महीने झेली है यार, 2020 में 2021 में 2 बार लॉकडाउन्स लगे, तो आप लोगों ने मिला के मैं कहती हूँ 6 महीने आप लोगों ने ये चीज़ झेली होगी. पैदा होने से लेकर मरने तक अगर आपको जेल में ही रहना है, अगर आपको एक केज में ही रहना, तो सोचो आपकी जिंदगी कितनी बर्बाद हो जाएगी. लेकिन वो जिंदगी यहाँ टाइगर की बर्बाद थी.
इन अ क्रैम्ड स्पेस, ठीक है। वो कहते हैं काफी क्रश्ड से स्पेस में, काफी स्मॉल से प्लेस में इसको रखा गया था, जहां पर ना तो वो मूव कर सकता है, ना एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को। वो बस एक जेल का आदमी बनकर रह गया, उसके आगे उसकी जिंदगी नहीं है। दिस एनरेजेस हिम, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पा रहा है। बट बीइंग केज्ड ही फेल्ट हेल्पलेस, इस केज में आने की वजह से वो बहुत लाचार महसूस करता है अपने आप को, एंड ही अवेंजेस हिमसेल्फ, और वो अपना गुस्सा नहीं दिखा पाता, वो अपना बदला नहीं ले पाता है। देयरफॉर ही सप्रेसेस हिज नेचुरल बिहेवियर, तो यहाँ पर वो अपने नेचुरल बिहेवियर को कंट्रोल कर लेता है, और उसको पता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, वो हेल्पलेस है। वो गुस्सा दिखा भी देगा तो लोग उसको एंजॉय करेंगे। अगर टाइगर रोर करेगा तो लोग एंजॉय करेंगे, बिकॉज मेरे को याद है मैं एक बार जू गई थी एंड वहां पर आई सॉ टाइगर रोरिंग, द टाइगर वाज रोरिंग वेरी बैडली, बहुत तेज से दहाड़े मार रहा था, एंड पीपल वर क्लैपिंग, दे वर शाउटिंग, दे वर एंजॉयिंग कि भाई टाइगर ही तो है, वाओ इसने यू नो whatever the tiger has done it. तो people were like, my God, how can somebody be so rude, how can somebody be so bad? तो जितना टाइगर रोर करेगा people are going to enjoy it, वो उन्हें कंटेंट मिलेगा उस चीज से। लेकिन that was not the aim of the tiger, तो इसीलिए ताकि किसी को कोई हाथ में बात मिले ही नहीं, हमारे टाइगर ने कुछ रिएक्ट किया ही नहीं। his natural behavior and does not roar fiercely, और वो गुस्से के अंदर या लाउडली फिर उसके बाद वो उसने रोर किया ही नहीं। ठीक है भैया, आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। What should the tiger be doing if he were at the end of the jungle? तो वो कहते हैं टाइगर क्या करेगा अगर वो जंगल के एंड पर है। तो वो कहते हैं अगर यहाँ पर बच्चे फॉरेस्ट वाले टाइगर की बात हो रही है, इमेजिनरी सिचुएशन थी ये पोम में, ही शुड बी स्नार्लिंग लाउडली। वो कहते हैं सबसे पहले तो वो रोर करेगा, बहुत तेज तेज दहाड़े मारेगा। ही शुड बी फ्राइटनिंग पीपल, वो अपने आसपास के लोगों को फ्राइटन करेगा, वो अपने आसपास के लोगों को डराएगा, बिकॉज यही टाइगर का रियल काम होता है। बाय थ्रेटनिंग देम विद हिज डेडली टेरिफाइंग टीथ, अपने डरावने बड़े बड़े दांतों से वो लोगों को डराएगा, अपने शार्प क्लॉज से लोगों को टेरराइज करेगा, उनके दिमाग में फियर क्रिएट करेगा। ही कुड मॉल एंड मरॉड देम, कि वो उन पर जंप करके ही कुड जंप ऑन देम एंड किल देम, और उसके बाद वो उन्हें मार भी सकता है। तो यहां पर ही विल बी एट फुल शो, ठीक है, टाइगर एट हिज फुल शो। जैसा टाइगर है अपनी रियल इमेज में, अपने रियल लेवल पे आकर टाइगर यहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भैया, अब लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन बचे हमारी आज की क्लास का। हाउ डू यू थिंक द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स एट नाइट? अब बच्चे यहां पर आप लोग याद रखेंगे जितना दूर टाइगर से स्टार्स है, जितना दूर हमारे टाइगर से स्टार है, जैसे स्टार्स उससे बहुत दूर है, वैसे ही टाइगर की फ्रीडम भी उससे बहुत दूर है। तो वो कहते हैं एट नाइट टाइगर लुक्स एट द स्टार्स एंड एट द स्टार स्टडीड एक्सपेंस यानी फुल ऑफ स्टार्स, और जब वो पूरे स्टार से भरा हुआ आसमान स्काई को देखता है तो इट रिप्रेजेंट्स द फ्रीडम ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड विच इज डिनाइड टू हिम इन द केज। वो एक्सपीरियंस करता है उस फ्रीडम को जो यहाँ पर उस केज में उसको दी नहीं जाती, और जिस केज में उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। He strongly yearns for a world of free nature, वो चाहता है, ठीक है, he remembers, उसका बहुत मन करता है कि उसको एक ऐसा घर मिले, उसको एक ऐसी जिंदगी मिले जहां पर वो एक ऐसे एनवायरमेंट में रहे, वो ऐसे नेचर में रहे, ऐसे वातावरण में रहे जो सारी रिस्ट्रिक्शन से, सारे कंट्रोल से बाहर हो, और वो उसकी आंखें जो हैं जब वो इन ख्यालों को याद करता है तो वो चमकने लगती हैं। लेकिन उसी के साथ बच्चे आपको याद रखना है कि जिन चमक से उसकी आंखें चमक उठती हैं वही चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जिस तरीके से स्टार्स उससे बहुत दूर है, उसकी फ्रीडम भी उससे बहुत दूर है। ठीक है भाई, अब देखते हैं बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पर वो कहते हैं हमारे जो पोएट है उन्होंने टाइगर इन द केज एंड जू में कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो लेस्ली नॉरिस जो पोएट है उन्होंने टाइगर को जू में दिखाया है, वो एक अनहैप्पी हेल्पलेस क्रिएचर है। ठीक है, पहली बात तो वो बहुत ही नाखुश है अपनी कंडीशन से, दूसरा वो बहुत लाचार है, बहुत हेल्पलेस है, वो गुस्से से भरा हुआ है। ठीक है, वो गुस्से से भरा हुआ है क्योंकि उसको अपने नेचुरल कंडीशन से अलग कर दिया गया है, जो जंगल से दूर कर दिया गया है। टाइगर अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए और अपने फिरोसिटी के लिए, यानी आप कह सकते हो कि
कि अपने खूंखार होने की वजह से जाना जाता है। ठीक है, टाइगर अपने खूंखार होने की वजह से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर टाइगर क्या है, उसके पास जगह ही नहीं है चलने की। ही मूव्स फ्रीली एंड फियरलेसली इन द वाइल्ड एनवायरनमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन यहाँ पर पहली चीज तो उसकी वो नेचुरल एनवायरनमेंट ही नहीं है, वो पर्यावरण वातावरण ही नहीं है उसके लिए। ही इज आउटरेज्ड, वो बहुत ही गुस्सा है इस चीज के ऊपर कि उन्हें छोटे से कॉन्क्रीट सेल में डाल दिया गया है, जहां पर वो ज्यादा वॉक भी नहीं कर सकते, 4 कदम आगे 4 कदम पीछे, दैट्स इट। टाइगर को यहाँ पर उसकी स्लेवरी के लिए दिखाया गया है, उसकी गुलामी के लिए दिखाया गया कि किस तरीके से हमने इंसानों को तो गुलाम बनाया, हमने एनिमल्स को भी गुलाम बना लिया है अपने लिए। ठीक है, लेकिन वो अपने गुस्से में रोर नहीं करता, क्योंकि वो किसी की अटेंशन गेन नहीं करना चाहता। उसको पता है कि अगर वो गुस्से में रोर भी करेगा तो भी उसकी जो रोरिंग है उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसकी रोरिंग से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका कोई असर नहीं होने वाला किसी के ऊपर, एंड दे आर गोइंग टू बिहेव द वे दे आर डूइंग। ही सप्रेसेस हिज एंगर एंड कैन नॉट एक्सरसाइज हिज फेरोशियस स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपनी खूंखार पावर को प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। उसे यहाँ बहुत बंधा हुआ लगता है, जहाँ पर वो लोगों को ना डरा सकता है, ना अपने फॉरेस्ट में रह सकता है, ना वो अपना खाना खुद कलेक्ट कर सकता है, उसको वही 4 दाने खाने के टुकड़े दे दिए जाते हैं। हिज फियर्स टीथ एंड शार्प क्लॉज कैन नॉट परफॉर्म द नेचुरल फंक्शन ऑफ किलिंग अदर एनिमल्स। जिस चीज के लिए वो टाइगर बनाया गया है वो कोई भी चीज उसको मिलेगी नहीं, और क्योंकि वो चीजें उसको मिलेंगी नहीं इसीलिए वो चीजें उसको चाहिए ही नहीं थी। मगर वो अपना गुस्सा किसी भी हाल में नहीं दिखा पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लाचार था, अपनी जिंदगी को कोसता था, अपनी जिंदगी के बारे में बहुत बुरा फील करता था। अब वो कहते हैं अब अपनी इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द मेडली ऑफ वॉइसेस इन द जंगल, वो कहते हैं आवाज, मेडली होता है बेसिकली मिक्स ऑफ साउंड्स, मिक्स ऑफ म्यूजिक, वो कहते हैं मिक्स ऑफ साउंड हम यहाँ पर लिखेंगे। वो कहते हैं कि उस जंगल में अलग अलग आवाज़ों को सुनने के बजाय वो यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती हैं चेक करने के लिए कि एनिमल्स अपनी जगह पर हैं या नहीं, उनको सुनता है। वो कहते हैं वो स्टार्स को देखता है ओपन एनवायरनमेंट में, और उसकी आंखें उन स्टार्स को देखकर चमक उठती हैं, क्योंकि वो भी चाहता है, ही विशेस टू हैव, उसको भी ऐसी ही इन्वायरमेंट चाहिए अपने लिए जहाँ पर वो अनरिस्ट्रिक्टेड वर्ल्ड में बिल्कुल फ्री होकर रह सके। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू लिव इन दैट फ्री वर्ल्ड दैट ही बिलीव्स टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड वो ऐसी ही जिंदगी जीना चाहता है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं बच्चे लास्ट क्वेश्चन, नेचुरल बिहेवियर क्या है टाइगर का और यहाँ पर जू में क्या फर्क है। तो भैया टाइगर एक फिरोशियस बीस्ट है। ठीक है, वो एक खूंखार एनिमल है जो नेचर ने बनाया है ताकि वो वाइल्ड में रह सके, बिकॉज उसकी जगह वही है, जिसकी जगह उसको साजे बाकी करे तो ढोली तारो ढोल बाजे। ठीक है, ही satisfies his hunger by preying upon others animal। वो कहते हैं कि वो अपना भूख कैसे मिटाता है, वो अपनी भूख मिटाता है शिकार करके, लेकिन यहाँ पर हमारा एनिमल शिकार नहीं कर पाता है। ही इज नॉट मेड फॉर लिविंग इन द स्लेवरी ऑफ अ केज। वो कहते हैं यहाँ पर वो लोगों की गुलामी करने के लिए, लोगों के लिए केज में नहीं रहने वाला, वो उसकी जिंदगी नहीं है। वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा, फॉरेस्ट में, जहाँ पर और एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, जो उसकी नेचुरल जिंदगी है। हमने यहाँ पर नेचर को बहुत अनबैलेंस कर दिया है। तो वो कहते हैं वहां पर वो एरियाज में घूम सकता है जहां पर लॉन्ग ग्रास होगी, और वहां पर जाकर वो प्लम्प डियर को पकड़ सकता है। ठीक है, वो एनिमल जो वहां पर अपनी प्यास को, थर्स्ट को बुझाने आए हैं, जो लोग वहां पर अपनी प्यास बुझाने आए हैं, जो वो लोग अपनी प्यास बुझाने आए हैं, उनको आके पकड़ सकता है। ठीक है, नेचर ने ही उसे इतना खाना दे दिया है, जैसे डियर, मतलब प्लम्प डियर, मोटा हट्टा कट्टा डियर वो खा सकता है। और जब वो फॉरेस्ट के कोने पर आएगा तो वो स्नाल करेगा, वो रोर करेगा, वो दहाड़ेगा, ताकि लोग जिन्होंने आज टाइगर को एक डॉगी जैसी कंडीशन में रखा हुआ है, वो लोग भी समझें कि ये है वो रियल टाइगर। कि अगर एक बारी भी उसने स्नाल कर दिया, अगर एक बारी भी उसने दहाड़ लगा दी, तो आसपास के जितने भी लोग हैं वो डर जाएंगे। ऑन द फ्रिंजेस मतलब कॉर्नर्स, कि वो फॉरेस्ट के कॉर्नर पर आए और दहाड़ लगाए। His dangerous teeth and sharp claws terrorizes the villagers। अब वो कहते हैं उसके जो बड़े बड़े दांत हैं और जो उसके तेज तेज नाखून हैं, उनसे वो लोगों को डराता है। टाइगर का जो बिहेवियर है बच्चे फॉरेस्ट में, वो बिल्कुल ऑपोजिट है उससे जैसा वो यहाँ पर जी रहा है। जू में वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ही अननेचुरल हो चुका है उस जगह के लिए। उसे रोर करने का नहीं, वो रोर नहीं करता। आप सोचो, आप बोलते नहीं हो, आपके मुंह में जुबान है लेकिन आप गूंगे हो गए अपनी मर्जी से, आपके पास आंखें हैं लेकिन आप अंधे हो गए। तो ये इंसान मजबूरी में करता है। बीइंग क्रैम्प्ड इन अ क्लोज केज, एक ऐसी जगह पर आप फंसे हुए हो। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा मान लो कि आप फंस गए हो उस जगह के अंदर।
ही फाइंड स्पेस ओनली टू मूव अ फ्यू स्टेप वन टाइम, थोड़ा बहुत चल सकते हो बस इतनी जगह है। वो पूरे एरिया में फ्रीली नहीं घूम सकता, अपना खाना नहीं ढूंढ सकता, तो वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री है और अपना गुस्सा एक्सप्रेस करता है बाय सप्रेसिंग हिज नेचुरल वायलेंट नेचर। उसने बोला कि तुमने मुझे इसलिए रखा ना कि ताकि मैं तुम लोगों की एंटरटेनमेंट करूँ, अब कराओ मेरे से एंटरटेनमेंट, मैं चुप रहूँगा, मैं रिएक्ट ही नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नॉन एंटरटेनिंग हो जाऊँगा। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल नॉन एंटरटेनिंग हो जाऊँगा, मुझे तुम्हारी एंटरटेनमेंट करनी ही नहीं है। अब क्योंकि मैं तुम्हारी एंटरटेनमेंट करूँगा नहीं तो इसलिए नोबडी इज गोइंग टू से मी एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वो नॉन एंटरटेनिंग हो जाता है, वो पूरा पर्पस ही खत्म कर देता है अपना जू में रहने के लिए। ठीक है बच्चों, तो होमवर्क मेरा बच्चों आप लोगों के लिए यही रहेगा, इन सारे चैप्टर को आप लोग रिवाइज करेंगे जितना मैंने आज की क्लास में कराया है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बच्चे टेस्ट में और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इन तीनों चैप्टर्स प्लस मिक्स ग्रामर में लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके साथ आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चे वो ग्रामर के साथ होगी, तो आई होप यू गाइज विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब मैं मिलूंगी बच्चों आप लोगों को आपकी अगली क्लास में। आई होप आज का मास्टर 30 में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई नहीं आया तो बच्चे आप लोगों के लिए आपका डाउट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। नाउ आई मीट यू द नेक्स्ट टाइम, सेम डे सेम टाइम। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपना भी नाम रोशन करते रहो, हमारा भी नाम रोशन करते रहो। बाय बाय एवरीवन।